लास्ट सेशन में डिस्कस किया था हमने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे रिवाइज करेंगे। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट बुक जिसमें दो पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे कैसे रिवाइज करना है। इसे हम और कंसाइज रखेंगे और ब्रीफ रखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके एंड यू हैव अ वेरी क्लियर विजन कि आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर वी कंटिन्यू विद द ब्रेक डाउन ऑफ चैप्टर एंड द क्वेश्चन टाइप, आपको मैं याद दिला दूं कि यू हैव टू हैव अ वेरी सिंपल एंड वेरी प्रैक्टिकल आइडिया। अगर आप 5 7 10 एडवाइस लेंगे, उनका एक मिक्सर बनाएंगे और फिर उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल ईजी टू फॉलो एग्जाम्पल लीजिए, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इफ़ यू थिंक यू हैव योर ओन आइडिया और उसके बाद आप मेरा आइडिया यूज़ करते हैं या किसी टीचर का आइडिया यूज़ करते हैं, इट विल जस्ट गिव यू कन्फ्यूजन एंड मोर कन्फ्यूजन। ठीक है, तो आपके पास एक सिंपल आइडिया होना चाहिए और सिंपल आइडिया के लिए ही हम ये क्लासेस ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि चैप्टर कैसे ब्रेक डाउन होता है। और अगर आपको मान लेते हैं कोई एक टॉपिक अभी के लिए छोड़ना है, विच आई डोंट सजेस्ट इन जनरल, बट अगर आप अभी के लिए छोड़ना चाहते हो तो आप क्या छोड़ सकते हो और क्या नहीं छोड़ सकते हो, क्या रिटेन करना आसान है, क्या रिटेन करना मुश्किल है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रोबेबिलिटी का गेम भी आप तब खेल पाओगे जब आपको समझ में आएगा कि चैप्टर आता कैसे है, किस चैप्टर से क्या पूछा जाता है। और जो कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं इसकी कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसे ही फॉलो होगा। आमतौर पर ऐसे ही फॉलो होता है, पिछले कई सालों से ऐसे फॉलो हो रहा है कि केमिस्ट्री पेपर बहुत प्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करेंगे, जो फर्स्ट बुक है आपकी, उसमें 5 चैप्टर आते हैं जिसके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर को हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, तीनों के पास न्यूमेरिकल्स हैं, तीनों के पास थ्योरी इक्वलेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप ये याद रखेंगे कि आप उम्मीद कर रहे हैं टोटल 10 to 12 डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लस माइनस 1 2 कि इतने नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, 15 भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, लेकिन अगर 15 भी आता है तो 15 से ऊपर वो नहीं जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, तीनों कलेक्टिवली दे कैन कॉस्ट यू 23 मार्क्स। तो इसका आधा या आधे ज़्यादा आप न्यूमेरिकल की उम्मीद कर रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल और थ्योरी आएगी, क्या क्या आता है फिर फिजिकल केमिस्ट्री में, ये जो 23 मार्क्स हैं आप मान के चलिए कि इसमें 10 या 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद आप मान के चलिए कि 6 से 8 मार्क्स की थ्योरी या उसके अराउंड क्वेश्चन आएगा। अभी थ्योरी समझ में आता है, उसके अराउंड क्वेश्चन क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थ्योरी में क्या पूछते हैं वो आपसे। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो आज तक पूछा गया है फिजिकल केमिस्ट्री में वो है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो आपसे एप्लीकेशन पूछ लेंगे, आपसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेशन में सिर्फ हेनरी लॉ पूछेगा, वो आपसे बैटरी का एग्जांपल पूछ लेगा। वो आपसे पूछेगा कि बताइए फ्यूल सेल कहाँ इस्तेमाल हुआ था। वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर अदर कन्वेंशनल मेथड्स। या वो पूछ सकता है आपसे ड्राई सेल का यूज़ क्या होता है। वो एप्लीकेशन में, सब कुछ एप्लीकेशन में आता है वो। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ लेगा वो आपसे एप्लीकेशन के बाद। फिर वो आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेनेशन। वो आप सोच सकते हो कि एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल के एक दो और ऑप्शन देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अगर आप चैप्टर 2 में जाएंगे तो आपको मिलेगा आइडियल, नॉन आइडियल। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल याद रखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल याद रखेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन का मतलब, जैसे थर्ड चैप्टर में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर। ठीक है, आज ही मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था और उसके पास दिक्कत थी कि उसका स्कूल में क्वेश्चन आया था स्यूडो ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन देनी थी, और वो थियोरिटिकल था, 2 पार्ट था, एक थ्योरी का था और एक न्यूमेरिकल का था। तो ऐसे आप थ्योरी पूछते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में अच्छी खासी थ्योरी है और हम उस थ्योरी को अब लिस्ट करेंगे। चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे हेनरी लॉ, जो लगभग लगभग अब थ्योरी बन चुका है। हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल आता है, आ भी सकता है, लेकिन आमतौर पे वो 1 या 2 मार्क्स का आता है, बड़ा नहीं आता है, तो उसकी एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसे मैंने भी लिखवाया था आपको, समथिंग कॉल आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसी के अंदर आपको एक और टाइप मिलेगा, एक और समरी मिलेगी, और उसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। उसके एग्जांपल याद रखोगे, एग्जांपल थ्योरी दोनों याद रखना है आपको इसका। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट थ्योरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो जाता है। राउल्ट्स लॉ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आइडियल गैस इक्वेशन पे डिपेंड करता है। तो जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ कुछ एग्जाम्पल है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जब आप ऑस्मोसिस पढ़ेंगे या ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑस्मोटिक प्रेशर है टॉपिक का नाम, उसमें आप एक एप्लीकेशन तो नहीं, आप केस पढ़ोगे, इसको बोलते हैं एडेमा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन एडेमा क्या होता है, कब होता है।
उसके बाद आप पढ़ेंगे कि पिकल्स कैसे बनते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये आप पढ़ेंगे। ऐसे ही चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, वेपर प्रेशर, उसका एप्लीकेशन पूछ लेगा। तो एप्लीकेशन क्या हो सकता है उसका, ये हो सकता है कि जब हम पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो क्योंकि पेट्रोल वोलेटाइल होता है और बेंजीन के वेपर बनते हैं तभी स्मेल आती है। जो स्मेल आपको आती है बेंजीन की, वो पेट्रोल की जो स्मेल आपको आती है असल में बेंजीन की स्मेल होती है। तो जो स्मेल अगर आती है उसको हमें डिक्रीज़ करना, हम चाहते हैं उसकी स्मेल कम आए, हम चाहते हैं वो वेपर कम बने, तो उसमें मरकरी डाल देंगे। एक एग्जांपल हो गया। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल देते हैं हम लोग, कि जब हम पास्ता उबालते हैं या अंडे उबालते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं ताकि सॉल्वेंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, ताकि अंडे आराम से बॉयल हो जाए, पास्ता में सॉफ्ट हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जांपल पढ़ते हैं, सेम नमक का एग्जांपल लेते हैं कि जब लोग लोकली आइसक्रीम बनाते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर, तो उसमें नमक डाल देते हैं ताकि फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाए, ताकि वो ज़्यादा देर तक फ्रीज़ हो सके। ठीक है। उसके बाद वो आपको एंटी फ्रीज़ का एग्जांपल देते हैं कि गाड़ियों में लोग जब बहुत ठंडी जगह पे जाते हैं, बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ उसमें एंटी फ्रीज सोल्यूशन डाल देते हैं। अब ये मत सोचिए कि मैं आपको बहुत जल्दी से एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ तो मेंशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल इसलिए लाइटली दे रहा हूँ क्योंकि ये रेफरेंस है, आप एनसीईआरटी खोलोगे सारे एग्जांपल आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये एग्जांपल आप पढ़ोगे, ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी फ्रॉम सॉल्यूशंस। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थ्योरी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले, वैसे चैप्टर हमसे लास्ट में आते हैं, लेकिन सबसे पहले आप पढ़ेंगे बैटरी। और आप बैटरी ऐसे पढ़ेंगे कि यू आर सॉल्विंग एटलीस्ट 2 to 3 ऑफ योर बोर्ड एग्जाम मार्क्स। ये 2 से 3 मार्क्स का आएगा, इसकी 90% प्रोबेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो पढ़ेंगे आप फैराडेज लॉ। अब होता क्या है कि फैराडेज लॉ जब बुक में लोग खोलते हैं तो उन्हें ना तो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला दिखता है, ना उन्हें कोई बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखते हैं। एनसीईआरटी में लास्ट के 5-7 क्वेश्चन हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वो इग्नोर कर देते हैं कि आसान लग रहा है बाद में पढ़ लेंगे, और फिर उनको मुश्किल लगने लग जाता है। फैराडे लॉ 3 पार्ट में आता है। पहला, लॉ की थ्योरी, और ये आ चुका है एक्सप्लेन फैराडे लॉ, डिफाइन फैराडे लॉ। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो टेक्निकली फैराडे लॉ का ही पार्ट है, मतलब बुक में भी उसी का पार्ट लिखा हुआ है। और थर्ड, उसके बेस के न्यूमेरिकल, W=Z/IT। अब क्योंकि मैं थ्योरी मेंशन कर रहा हूँ तो इसको हम यहाँ पे ब्लॉक बना देते हैं ताकि आप याद रखो कि ये थ्योरी का पार्ट तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें थ्योरी का पार्ट हैं जिन्हें मैं वाइट पेन से लिख रहा हूँ। अब ये दोनों, फैराडे लॉ की थ्योरी कि व्हाट इज़ फैराडे लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ बोलता है W=डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज़्यादा चार्ज दोगे उतना ज़्यादा वेट डिपोजिशन होगा इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप देखोगे ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरी है। आपको कुछ 2 मेटल दे देंगे या आपको एक सॉल्ट दे देंगे वाटर के अंदर, AgNO3 दे दिया एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, आपको बताने हैं कि Ag, इसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, तो आप लिखोगे Ag होगा, और कौन होगा, N2 होगा, और क्या होगा, H2 होगा। कैसे पता चला हमको ये आप देखोगे बस E0 सेल का वैल्यू। ठीक है। ये कंसिडर थ्योरी में ही होता है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। बैटरी और फैराडे लॉ, यहाँ से आप 3 मार्क्स की उम्मीद आराम से कर सकते हो एग्जाम में। बैटरी आता ही आता है, 4 बैटरी के सब टॉपिक्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगेन बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि एक बहुत ही डेडिकेटेड टॉपिक है जिसको हम बैटरी बोल देते हैं, तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं इसके अंदर। हाँ, अगर स्ट्रेच करोगे तो आपको मिल जाएगा गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, लेकिन उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। उसके बाद आप काइनेटिक्स में जाओगे, चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, जिसको एनसीईआरटी बोलती है। तो केमिकल काइनेटिक्स में ना कोई ज़्यादा गिवन स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि थ्योरी क्या है। ठीक है। उसमें कुछ जगह पे एक्सप्लेन करती है वो कि थ्योरी की व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, तो टेम्परेचर होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो मेजर थ्योरी नहीं है। पूरी बुक में मेजर थ्योरी एक ही जगह पे आती है, जब वो अरहेनियस इक्वेशन डिस्कस करता है। ठीक है। तो वहाँ पे आप ये 3 कर्व पढ़ते हो, एक एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व, एक लुडविग बोल्ट्जमैन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बहुत खतरनाक वर्ड है, लेकिन नाम मुश्किल है, लेकिन ग्राफ बहुत सिंपल है, जिसे आप पढ़ते थे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एट 2 टाइम, टाइम टी और टाइम T+10। ठीक है। ये वाला जो पेज है लेफ्ट हैंड साइड पे तीनों के तीनों ग्राफ बने हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिए। दिस इज़ दी ओनली थ्योरी पार्ट दैट यू हैव। हाँ, अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हो तो आप कैटलिस्ट भी पढ़ लेना। कैटलिस्ट पढ़ने के लिए होना नहीं चाहिए था आपके पास, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट चीज़। और कैटलिस्ट क्या करता है, गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करता, स्पॉन्टेनियस में काम करता है, ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है, वगैरह वगैरह। प्योर बेसिक थ्योरी है। तो थ्योरी के लिए आप स्टार्टिंग के 2 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानेंगे,
और उसके बाद जो न्यूमेरिकल है उसके लिए सॉल्व करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझ लेते हैं। अब तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल है, तीनों चैप्टर के ही न्यूमेरिकल आएंगे, तो हम कहीं भाग नहीं सकते उसको लेके। तो आप न्यूमेरिकल करोगे कैसे? देखो, न्यूमेरिकल अगर आपको लगता है कि आप फॉर्मूला पढ़ लोगे और एक दो क्वेश्चन कर लोगे एनसीईआरटी से डायरेक्ट डायरेक्ट, और आपको लगता है आप न्यूमेरिकल कर लोगे एग्जाम में, तो यू आर डूइंग अ सेल्फ प्रैंक ऑन योर सेल्फ। तो हम कैसे करेंगे न्यूमेरिकल? और हम एज्यूम करेंगे वो कुछ नहीं आता। आप कोई भी चैप्टर खोलेंगे, जैसे आपके पास है सॉल्यूशंस, आप सॉल्यूशंस खोलेंगे और सॉल्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे। आप उसके लिए बनाएंगे एक बढ़िया सी फार्मूला शीट, और यहाँ बढ़िया का मतलब ये है कि हर वो फार्मूला जो बुक में मेंशन है वो आपके पेज पे होना चाहिए। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट ट्राई टू यूज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एनी अदर हेल्प बुक और एनी अदर फ्रेंड्स नोट। अपने आप जाइए, बुक में खोलिए, बुक में फार्मूलाज ढूंढिए, लिस्ट कर लीजिए। एक दो फार्मूलाज आप ऐसे लिख देंगे जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा फ्यूचर में, उसकी टेंशन मत लीजिए। फार्मूला शीट बनाइए और इन टेक्स्ट और उससे पहले सॉल्व एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में बने हुए हैं उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। फार्मूला शीट को सामने रखिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर नहीं देखना है, हिंट नहीं देखना है, सोल्यूशन नहीं देखना है। अगर आपको लगता है नहीं आप देख लोगे तो इंटेक्स कर लो पहले। आपको लगता है कि इंटेक्स मुश्किल है, एग्जाम्पल ही करने हैं, लेकिन सोल्यूशन फिर भी आप देख सकते हो, उसके ऊपर कुछ रख दो, पेन मोबाइल कुछ भी रख दो, लेकिन रख दो उसके ऊपर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सोल्यूशन नहीं देखना है। आप सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फार्मूला शीट पे जाएंगे, फार्मूला शीट से डायरेक्टली फार्मूला कॉपी करेंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। टेम्परामेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, अपने आप को टाइम दें। और जब आप कन्विंस हो जाए कि हाँ यही आंसर है, आपका आंसर आ रहा है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.46, तो जो आप बोलोगे हाँ ये आंसर आ गया, उसके बाद आप आराम से 1 मिनट का ब्रेक लो, फिर चेक करो। होता ये है कि आप ऑलमोस्ट चेक करने वाले होते हो और फिर आपको लगता है कि हाँ मेरा 0.4 तो आ ही रहा था, 4.6 भी आ ही जाता, मुबारक हो एग्जाम में नहीं आएगा। तो टेम्परामेंट बनाने का एक ही तरीका है कि आप प्रॉपर सॉल्व करो और फिर प्रॉपर सॉल्व करके साइड में रख दो। तो फॉर्मूला शीट बनाओ और सॉल्व करो। अब हम किस तरह के न्यूमेरिकल की उम्मीद कर रहे हैं? टाइप कास्ट बहुत सिंपल है, चैप्टर 1 2 3 में से क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन आप चैप्टर पढ़ोगे वो समझ में आ जाएगा, सबसे बड़ा टॉपिक है भैया, वो चैप्टर बना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए है। आप तो एक तरीके से वार्म अप कर रहे होते हो मोल फ्रैक्शन में, राउल्ट्स लॉ में, चैप्टर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिए कन्विंस हो जाऊँ, और इसके लिए मैं आपको एक 20 क्वेश्चन की असाइनमेंट दूंगा इसके लिंक में, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेंगे आप। 20 क्वेश्चन सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हैं। जब आप कन्विंस हो जाएगा, आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया चारों फॉर्मूला लिखने के बाद, तो ही आप वांट ऑफ फैक्टर पे जंप मारेंगे। उससे पहले आप वांट ऑफ नहीं करेंगे, वरना आप बहुत कन्फ्यूज जाओगे। तो पहले आराम से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कन्विंस होंगे, कॉन्फिडेंस लाएंगे, और फिर वांट ऑफ फैक्टर पे जंप करेंगे। और एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2.9 से या 2.9 10 11 12, आई थिंक यही है, आप चेक कर लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर के लास्ट के बाद क्वेश्चन आना शुरू होते हैं। ये यहाँ पे 4 5 क्वेश्चन हैं, 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ही हैं, उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आएंगे दो टॉपिक से, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो पार्ट में है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ईएमएफ का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप, जिसे बोलते हैं नर्स इक्वेशन, ई इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन। उसका एक फॉर्मूला आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपको सोल्यूशन का डर है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करो, 9 मार्कर है, बहुत आसान है स्कोर करना, ठीक है। और ये बात मैं बिल्कुल भी सार्कास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ। ईएमएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला है ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन। बस, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वैल्यू डालो, सॉल्व कर लो। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी में जाओगे तो चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हाफ हो गया चैप्टर गैल्वेनिक सेल, देन यू विल जंप टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वहाँ पे आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड, मोल मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, अल्फा एंड के। इनका कलेक्टिवली एक फॉर्मूला सीरीज होता है एनसीईआरटी में, जो आई थिंक आपकी बुक में अगर बुक में सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है थर्ड, जो भी चैप्टर आपकी बुक में है उसमें एक क्वेश्चन होगा 3.9 या 2.9, जो भी इंडेक्स आपके पास है। जो मैंने नाम लिख रहा हूँ ये 2.9 3.9 पुरानी बुक के हिसाब से है, मुझे वो बुक ज़्यादा अच्छी तरह याद है। तो जब आप जाओगे तो ये बहुत ही आसान सीरीज़ मिलेगी आपको। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट में क्वेश्चन आएगा। एक पार्ट आएगा ईएमएफ का, और दूसरे पार्ट में से वो आपको एक क्वेश्चन देगा जिसमें बोलेगा कि लेमडा एम निकालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो।
ये हायरार्किकल सीरीज़ है, तो इसके लिए सेम फॉर्मूला शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आप लिखेंगे कि जी 1/r के इक्वल होता है, फिर आप लिखोगे जी स्टार L/A इज इक्वल टू आर के इक्वल होता है। ये रैंडमली फेंक रहा हूँ मैं ताकि आप बुक से देखो, आपको समझ में आएगी रेफरेंस कहाँ से है। लेमडा एम किसके इक्वल होता है? लेमडा एम होता है K/C, यूनिट के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। लेमडा एम नॉट क्या होता है? कॉर्लॉस लॉ पढ़ेंगे उसके लिए। अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला शीट है। ये मैं आपको ओवरवेलम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये वर्ड्स पढ़ेंगे, इसलिए आप ये सीरीज़ इस हायरार्की में ही पढ़िएगा। और ऐसा नहीं इसमें कुछ मिस किया है मैंने, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा और आपको अपनी फॉर्मूला शीट खुद बनानी पड़ेगी। अब आइए केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में इफ़ यू गो टू बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 17, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर स्ट्रेच करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत ही सिंपल टाइप कास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर को हम पढ़ते कैसे हैं, केमिकल काइनेटिक्स में होता क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स में ना चैप्टर आपको दो पार्ट में पढ़ाता है। पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ाता है, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। फिर हाफ सेल पढ़ाता है, हाफ रिएक्शन पढ़ाता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। इसका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूला एक साथ लिखे हैं। वो क्या करेगा, किसी क्वेश्चन में वो आपको टी हाफ दे देगा और बोलेगा टी निकालो। टी हाफ अपने आप समझ में आता है वर्ड से कि टी हाफ का मतलब क्या है। वो बोलेगा हाफ लाइफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो टी हाफ बोलेगा। अब टी हाफ निकालोगे, टी हाफ से आप के निकालोगे, के से आप इस टी को निकाल दोगे, टाइम को निकाल दोगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। रिमेंबर, मैं आपको ये चैप्टर रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक कहाँ से आता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो एक टी हाफ के बेस पे क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा एक्टिवेशन एनर्जी को लेके। अब जब आप फर्स्ट पार्ट, जब जब स्टार्टिंग में आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ोगे, एवरेज रेट पढ़ोगे, हाफ लाइफ पढ़ोगे, जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, आपको बढ़िया रिदम ना मिल जाए, तब तक आई वोंट सजेस्ट कि आप ई पे जंप करो, एक्टिवेशन एनर्जी पे जंप करो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखोगे आप एक्टिवेशन एनर्जी तो कन्फ्यूज जाओगे। तो इसमें भी दो ही पार्ट हैं, पहला ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला और हाफ लाइफ सेल वाला, और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी वाला। और अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी दो पार्ट में ही पढ़ाए जाते हैं, एक ही बुक है, एक ही चैप्टर है, लेकिन दोनों पार्ट में मतलब सेपरेशन है उन दोनों के बीच में। फॉर्मूला शीट, सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, पीवाईक्यू, दैट वुड बी मोर देन इनफ। अपने आप को ओवरवेलम नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा आप एफर्ट डालेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। You will find the assignment for electrochemistry from the description, and you will also find some value question from chemical kinetics and electrochemistry in same section. In last part we will discuss how to solve inorganic chemistry. That's all for this session. See you next class.